वेलकम बैक टू HRM मैराथन। यूनिट 1 एंड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने के बाद आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Before that, towards the end of this video, I will also be sharing few tips with you which will help you score good marks in exams. And if you have missed on Unit 1 and Unit 2, make sure that you go through those one-shot revision classes before we move further on this. Let's quickly jump on to the previous year question. So first question is, evaluate the effectiveness of different training methods in enhancing employee competency in technology-driven workplaces. So, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो वर्क प्लेसेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, पर्टिकुलरली उन वर्क प्लेसेस में डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स कैसे काम करते हैं। सो वी नो कि डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। पर्टिकुलरली इस केस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे या फिर ऑफ द जॉब ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। सो यू नीड टू इवैल्यूएट कौन सा ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है और दोनों के प्रोस एंड कॉन्स आप बताएंगे। नेक्स्ट इज डिस्कस द मेथड्स यूज्ड टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सच एज रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट्स। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच लेवल ऑफ इवैल्यूएशन। अब ये जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन है, जैसे ही आप ये वर्ड्स देखते हैं कहीं पर क्वेश्चन पेपर में, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, रिजल्ट्स, एकदम से आपके दिमाग में नाम आना चाहिए, वो है कर्कपैट्रिक। सो एक्चुअली दिस इज कर्कपैट्रिक मॉडल that has been given by him and he has suggested कि आप अगर किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे रिएक्शन लेवल पर देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि रिएक्शन तो में भी अच्छा है, क्या वो लर्निंग है, क्या उस एम्प्लॉय ने कुछ सीखा या सिर्फ उसे मजा आया करके। देन यू सी कि क्या बिहेवियर में आया उसके, क्या वर्क प्लेस पर जाकर उसने वो चीज़ों को यूज़ भी किया। देन यू सी कि क्या रिजल्ट अच्छा आया, मैं यूज़ करती हूँ बट जो मैं चाहती थी अचीव करना, क्या मैंने वो अचीव किया। सो ये चारों लेवल्स पर कर्कपैट्रिक ने बताया है कि आप मेजर करते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव है या नहीं। अब हर एक मेथड की, हर एक लेवल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो आप वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इफ you have any doubts in this question, this has been beautifully explained in one of my videos. I will share the link for the same in description for you. Next is, why is training an important requirement for organizations to undertake? Which training techniques do you recommend for each of the following occupations and why? So दो चीजें पूछी गई हैं, असेंबली लाइन वर्कर एंड रिसेप्शनिस्ट। सो फर्स्ट इज, पहले आपको बताना है कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है क्यों। सो इंपॉर्टेंस, ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। देन पर्टिकुलरली ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जहां आप बताएंगे कि असेंबली लाइन वर्कर को अगर आपको ट्रेन करना है तो कौन सी ट्रेनिंग टेक्निक आप यूज करेंगे। सो आपको थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में बताना चाहिए सबसे पहले कि क्या क्या पॉसिबल ट्रेनिंग टेक्निक्स हो सकती हैं। फिर आप बताएंगे कि क्यों हम असेंबली लाइन वर्कर के लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक ही इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी नहीं। सिमिलरली रिसेप्शनिस्ट के लिए भी। सो आप ट्रेनिंग टेक्निक बताएंगे, कहाँ आप ऑन द जॉब टेक्निक यूज करेंगे, कहाँ आप ऑफ द जॉब टेक्निक यूज करेंगे, एंड विद इन दैट ऑल्सो मे बी अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग टेक्निक विच यू वुड वांट टू अप्लाई, सो यू मे मेंशन दैट। नेक्स्ट इज, व्हाट key considerations should be taken into account in the design of effective training program. So यहाँ पर basically आपसे पूछा गया है कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। This again has been covered in one of my videos. I'll share the link in the description for you. You can check that out. And this is how, you know, if you will see, ये चारों ही क्वेश्चंस में बेसिकली ट्रेनिंग के अराउंड, ट्रेनिंग मेथड्स के अराउंड, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टेक्निक्स हैं, कौन सी टेक्निक कब ज़्यादा जो है वो एप्लीकेबल है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप पावरफुल बनाते हैं। सो इसी के अराउंड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट the fifth question, which is explain the concepts of career planning and career development. Discuss the importance of these processes for both employees and organizations. तो basic सा question है, आप career planning क्या होता है वो बताएंगे, career development क्या होता है आप वो बताएंगे,
इन देन आप इन दोनों ही प्रोसेसेस की जो इम्पोर्टेंस है दोनों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, कैसे ये इंपॉर्टेंट है वो आप बताएंगे. सो मे बी यू कैन फर्स्ट टेक अप करियर प्लानिंग, फिर आप उसमें एक ग्राफिकल फॉर्म में यू कैन देन जस्ट मेंशन कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है फॉर एम्प्लॉयज और ये इसकी रेलेवेंस है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. एंड देन यू कैन जंप ऑन टू करियर डेवलपमेंट, फिर आप उसकी भी दोनों ग्राफिकल फॉर्म में बता सकते हैं कि क्या उसके implications हैं, इन प्रोसेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर एम्प्लॉयज एंड देन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मेक श्योर जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं यू यूज दोज ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस देयर. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय करियर प्लानिंग. सो ये होता क्या है, why are some people satisfied with what is identified as a mid-career plateau while others at the same point experience career burnout. सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है. सो व्हाट इज करियर प्लानिंग तो आप बता देंगे, लेकिन जब ये पूछा जाता है कि क्यों कुछ लोगों को जो चीज़ पर वो सेटिस्फाइड कुछ लोग हैं कुछ नहीं है, कुछ को लगता है करियर में कि एक बर्नआउट सा फील करते हैं, कुछ को लगता है कि एक मिड करियर प्लेट्यू आ जाता है, स्टिल दे आर सेटिस्फाइड विद इट. ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली यू मे आंसर दिस विद यू शुड राइट इट इन पॉइंटर्स कि जिसको लगता है कि वो सेटिस्फाइड है, सो मे बी वो जो अचीव करना चाहता था उसने अचीव कर लिया, मे बी वो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं था, एस्पिरेशंस उसकी कम थी, मे बी उसको प्रमोशन सब कुछ टाइमली मिली, सो ही इज़ हैप्पी. मे बी उसको वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसे मिल रहा है, दैट इज़ वाई ही मे बी हैप्पी, ही मे बी सेटिस्फाइड. कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, दे आर वेरी एस्पायरिंग. हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका इंटरेस्ट जहाँ पर था वो उन्हें नहीं मिला, और मे बी वट दे आर डूइंग दे आर जस्ट नॉट लाइकिंग इट, या उनको लगता है कि काम बहुत ही आसान है, चैलेंजिंग नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, सो बर्न आउट. सो इस तरीके से पॉइंट वाइज यू मे मेंशन कि क्यों किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है उसी समय पर और दूसरे को वही उसी स्टेज पर वो चीज़ करियर में बर्न आउट की तरह फील होती है. Next is, why is it important to have continuous employee development within an organization? How can organizations ensure the implementation of these practices to enhance the professional growth and skills of their workforce? तो पहले तो आप बताएंगे कि continuous employee development ये important है क्यों चाहिए. अब यहाँ अगर आप कुछ एक टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे कि कंटिन्यूअस एम्प्लॉय डेवलपमेंट होना चाहिए सो दैट यू कैन मैनेज टैलेंट मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है, एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, देन सक्सेशन प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. सो इस तरीके की कुछ अगर आप HR रिलेटेड टर्म्स यूज़ करते हैं अपने आंसर्स में और उसे हाईलाइट करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. नेक्स्ट जो पूछा गया था कि आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर करेंगे कि अच्छे से हो. करियर जब आप एम्प्लॉय की डेवलपमेंट को लेकर कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो आपको लेने हैं. सो जब आप वो स्टेप्स लेते हैं हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेप्स सही तरीके का रिजल्ट दें, लेकिन क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते समय पहले से ध्यान में रख सकते हैं, सो दैट यू विल mention here. Next is compare and contrast traditional and modern performance appraisal systems. How has the concept of performance management evolved in contemporary organizations? See, ये थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेंगी टर्म्स. पहली बात तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स होते हैं. कई सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. देन बहुत सारे मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स हैं, वो आप लिखते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार. परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक एम्प्लॉय कैसा उसने परफॉर्म किया, मे बी थ्रू आउट द ईयर उसने काम किया, कैसा काम किया, आप उसे अप्रेज करते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है ये एक पूरी पिक्चर के जैसा है जहां पर आप सब चीज़ें, जहां आप प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है, आप गोल सेट करते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि आप परफॉर्मेंस को ड्राइव कैसे करेंगे, आप मोटिवेट कैसे करेंगे, फिर मे बी उसका एक पार्ट हो सकता है कि आप उस परफॉर्मेंस का फीडबैक देंगे, उसे इवैल्यूएट करेंगे. सो वो एक पूरी पिक्चर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. सो इस तरह से कैसे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अब इवॉल्व हो रहे हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको
बतानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट बहुत सारे शॉर्ट नोट्स 5 मार्कर्स जो आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। वन इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि क्या टारगेट्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, कुछ जो हैं एरियाज वो चूज करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स इज समथिंग विच यू मे मेंशन इन योर आंसर। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, जहां पर आप अलग अलग तरीके की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि यहाँ ट्रेनिंग मेथड्स नहीं पूछे गए, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पूछा गया है। सो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में यू मे मेंशन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें सेल्स ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और ये सब आ जाता है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जहाँ कुछ ट्रेनिंग्स को आपका जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिफ्रेश किया जाता है। इंटर्नशिप हो सकता है, अप्रेंटिसशिप कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, इंडक्शन ट्रेनिंग कुड बी अ पार्ट ऑफ इट, सो इस तरह से बहुत सारे तरीके की ट्रेनिंग्स हैं जो दी जाती हैं विच यू मे मेंशन and cover this particular short note. Next is differentiate between performance appraisal and performance management. ये भी हमने डिस्कस किया। Differentiate between training and development. So training is जब आप job related skills impart करते हैं, development is जब आप एक employee की all round development पर काम करते हैं। Again you will find the link in the description for this particular part. Next is differentiate between performance and potential appraisal. So जब मैं एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, इस साल उसने कैसा काम किया, उसे इवैल्यूएट करूंगी अलग अलग पैरामीटर्स पे, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। और जब मैं ये देखूंगी कि आगे जो पोजीशंस हैं मैनेजरियल पोजीशंस के लिए मे बी कितना पोटेंशियल है इस एम्प्लॉय में कि वो उन पोजीशंस को ले सकता है। जरूरी नहीं है कोई एम्प्लॉय जो आज अच्छा कर रहा है वो उन पोजीशंस पर भी बाद में बहुत अच्छे से काम कर सके। सो जब आप पोटेंशियल अप्रेजल करते हैं वहाँ आप वो चीज़ देखते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग में कितना जो है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, चैलेंजेस एंड टेक्निक्स। अगेन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इफेक्टिवनेस करनी है, अगर ट्रेनिंग को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे किन टेक्निक्स के जरिए आप उसे इफेक्टिव बना पाएंगे, यू विल मेंशन दैट। Performance appraisal and its transition to performance management. So this also we have just discussed. That is it for unit 3. Now let me come to the tips that I was talking about. Now we discussed various questions here for any examiner. What really matters is these 4 things, or maybe you can add more to the list, but if you would use a tabular format wherever applicable, तो जहाँ डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है वहाँ आप वो यूज कर सकते हैं। इट मेक्स डिफरेंस टू द मार्क्स दैट यू गेट। स्टेटमेंट, सो अब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले जहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, हमेशा आप स्टेटमेंट से शुरू करें जहाँ आप बताएं कि दिस इज करेक्ट and this is something which is very much evident. So you start with the statement and you conclude also with the statement. Maybe last में आप कह सकते हैं that is how we can conclude that the statement is right. So इस तरह से आप conclusion के साथ और स्टेटमेंट की शुरुआत के साथ आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अभी मैंने बीच में भी बताया था कि जहां पर भी आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, सीधा लिस्ट की तरह 1 2 3 4 लिखने से, वी ऑलवेज हमने बहुत बार सुना है कि पॉइंट्स में आप आंसर कीजिए, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स में आंसर करने से ही अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पहले ग्राफिकली दिखाना पड़ेगा। ग्राफिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां वो बहुत आई कैचिंग होता है। जब चीज आई कैचिंग है, एकदम से एग्जामिनर की नजर पड़ेगी और उसे दिखेगा अच्छा ये वाले पॉइंट्स भी मेंशन है, ऑब्वियसली यू विल गेट गुड मार्क्स देयर। सो पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर आप नीचे उसको एक्सप्लेन कीजिए, एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैन बी हाईलाइटेड। अब एक चीज तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जहां तक बात है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी हाईलाइटेड, ये वो चीज है जो हमें हर क्वेश्चन में जो की करनी है विदाउट फेल। हर क्वेश्चन में एवरी 2-3-4 लाइन्स मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू हाईलाइट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बची 3 चीजें, टैबुलर फॉर्मेट, स्टेटमेंट, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो व्हाट आई वुड वांट यू टू डू इज गो थ्रू दोज क्वेश्चंस अगेन which we just discussed, और देखिए कि कहाँ पर आप कौन सी चीज यूज कर सकते हैं which can help you get good marks, and whatever is your answer, जो भी आपको समझ में आए, let me know in the comment section and let's see how well you're prepared for the exam.
So this was for Unit 3, and if you have missed Unit 1 and 2 one-shot revision class, make sure you check the link out in the description box and do make sure that all those concepts are clear to you. And I'll see you in the next video with previous year questions for Chapter 4.